नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर एक बार पुनः आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको ये पता है कि मैं सिकवाल सर जो कि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर निरंतर चलायमान रखा हूं और मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो उस दौर में कौन सी प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं? मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 29 में, जिसमें मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं साथियों, जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। तो मेरे से जुड़िएगा। तो चलिएगा, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 29 में सबसे ही पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्या कहता है प्रश्न, समझिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, संवेदना एक साधारण संवेदना कौन सा? संवेदना एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है, यह कथन किसका है? संवेदना जो होती है एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव होता है, इस कथन को किसने कहा संवेदनाओं को लेकर? क्या यह कथन रूसो का है, प्लेटो का है, वुडवर्थ का है या जालोटा का है? देखिएगा, हर विकल्प पर यदि चर्चा करेंगे आप और हम तो उत्तर तक निश्चित ही पहुंच जाएंगे। दिमाग लगाइए, उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। संवेदना एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है, उक्त कथन का प्रतिपादक कौन है? रूसो की यदि बात करें तो रूसो ने यह कथन नहीं कहा था। रूसो का यह कहना है प्रत्येक शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। रूसो क्या कहता है? शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, यह बात कहता है रूसो। तो इसका मतलब यह विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। फिर यदि आप सोचते हो प्लेटो, तो प्लेटो ने शिक्षा को लेकर एक कथन का क्या कहा? शिक्षा से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। तो इसका मतलब प्लेटो भी कथन क्या हो गया? गलत हो गया। यदि आप सोचते हो वुडवर्थ, तो यह भी कथन गलत है। क्यों? वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम है, यह बात कही। तो देखिएगा, तीनों ही व्यक्तियों ने एक कथन नहीं कहा, तो आपको समझ में आ गया होगा यह जालोटा ही वो व्यक्ति है जिसने ये बात कही थी संवेदना एक साधारण ज्ञानात्मक क्या होता है? अनुभव होता है। संवेदना एक साधारण क्या है? ज्ञानात्मक अनुभव है। तो इस कथन को कहने वाला जो शख्स है वो कौन है? जालोटा है। तो ए विकल्प क्या माना जा रहा? बिल्कुल सही माना जा रहा। तीन क्यों गलत हुए? इन तीनों पर आपने और हमने दोनों ने मिलकर चर्चा की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जब मानव के शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो अधिगम का कौन सा अंतरण कहलाता है? बिल्कुल ये क्वेश्चन अधिगम के स्थानांतरण से है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? किसी भी मानव के एक भाग के सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरी भाग की ओर या दूसरे भाग से सीखे हुए ज्ञान का पहले भाग की ओर प्रयोग होने लगे तो कौन सा अंतरण कहलाता है? क्या वो अंतरण सकारात्मक है, शून्यात्मक है, क्षैतिज या द्विपार्श्विक अंतरण है? देखिए, सकारात्मक अंतरण में क्या होता है साथियों? सकारात्मक अंतरण में होता है एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में क्या होता है? सहायक होता है। एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में सहायक होता है तो वो क्या कहलाता? सकारात्मक। जैसे मान लेते हैं आपको, यदि आपको साइकिल का ज्ञान है तो हो सकता है भविष्य में आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो सकारात्मक है, तो वो क्या है? सहायक है। तो यहां पर तो
प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर के एक भाग से सीखे ज्ञान का प्रयोग दूसरे भाग की ओर है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका मतलब ये विकल्प तो होगा नहीं। शून्यात्मक में क्या होता है, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में न तो सहायक होता है न बाधक होता है। तो यहां पर इस तरह की कोई क्रिया हो नहीं रही, इसलिए यह विकल्प भी आंसर नहीं है। क्षैतिज अंतरण में क्या होता है, स्थिति समान होती है। मान लेते हैं कि समान स्थिति, पहली परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग लगभग दूसरी उसी प्रकार की परिस्थिति में करते हो तो क्या कहते हैं? क्षैतिज। जैसे कोई बालक कलम लिखता है, कलम लिखते लिखते कलश लिखता तो वो क्या कहलाता? क्षैतिज। यहां शरीर के दो भागों को लेकर बात हो रही, तो ये भी विकल्प होगा नहीं। तो आंसर आपको पता हो गया होगा, द्विपार्श्विक अंतरण मानव शरीर के एक भाग यानी दाएं भाग से सीखा हुआ ज्ञान बाएं भाग की ओर और बाएं भाग से सीखा हुआ ज्ञान दाहिने भाग की ओर होने लगे, इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। यदि क्रिकेट में गांगुली क्या है? लेफ्टी है। लेफ्टी होते होते वो कई बार राइट की तरफ से खेलने लगता है। टीचर इस हाथ से मारते मारते अचानक इस हाथ से मारता है। कभी आपने देखा होगा 3 इडियट फिल्म, जिसमें आपने देखा होगा कि एक ऐसा अभिनायक था जो दोनों हाथों से लिखता था और उस फिल्म में उसको वायरस के नाम से संबोधित किया गया। तो एक हाथ से सीखा हुआ ज्ञान दूसरे हाथ में, तो मानव शरीर के एक भाग से सीखा हुआ ज्ञान दूसरे भाग में और दूसरे भाग से सीखा हुआ ज्ञान पहले भाग की ओर आने लगे, उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। मान लेते हैं मंदिर में आप जाते हो, घंटी दाएं हाथ से बजाते बजाते बाएं हाथ से भी बजा लेते हो, तो द्विपार्श्विक अंतरण ही कहलाएगा। तो इस कारण से विकल्प डी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। क्रियात्मक अनुसंधान, बिल्कुल एक्शन रिसर्च से यह सवाल पूछा गया है। क्रियात्मक अनुसंधान, और यह क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग, इस शब्द को सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया वो कौन था? क्या वो लेविन है, गुड वो हॉट है, मोली या कोलियर है? देखिए, लेविन ने क्षेत्रवाद को लेकर बात की, क्षेत्रवाद को, तो ये विकल्प तो होगा नहीं। गुड और हॉट ने क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित किया था, क्या किया? परिभाषित किया था, तो ये भी होगा नहीं। और मोली ने क्या कहा था? क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सर्वोपरि उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कौन है? स्टीफन एम कोरे। कौन था? स्टीफन एम कोरे को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया था। किसने? मोली ने बताया था। तो ये विकल्प भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? कोलियर वो व्यक्ति था जिसने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। कहां किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में किया था। कहां किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में इस कोलियर के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का क्या किया? प्रयोग किया गया था, प्रयोग की दृष्टि से। लेकिन यदि हम एजुकेशन की दृष्टि से देखते हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा में कब आया? 1926 में। कहां आया था? शिक्षा में। शिक्षा में स्थायी रूप से इसका प्रयोग कब से होने लगा? स्थायी रूप से 1953 में हुआ स्थायीकरण। और यदि हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर, यदि शब्द का प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए जब, तो कौन आएगा? व्यक्ति का नाम कोलियर। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सबसे पहली बार किसने लिया? तो यदि हम बात करते तो एक नाम आता है, उसका नाम था बंकिंघम। कौन था? बंकिंघम वो व्यक्ति था जिसने एक किताब लिखी थी, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च फॉर टीचर एजुकेशन। और इसी पुस्तक में इस बंकिंघम नाम की व्यक्ति ने भी क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को दिया था। तो बिल्कुल यहां पर सवाल का आंसर हालांकि डी होगा। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको बताई है। क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान है जिसके द्वारा
विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने का एक सर्वोत्तम तरीका है। ये पंक्ति याद रखना मेरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल ये डिट या शिक्षक भर्ती के अंदर यदि बात करें तो यहां से सवाल कई बार एग्जाम में पूछा है साथियों। देखिएगा, स्वीकृत यानी स्वीकार किए गए स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना क्या कहलाता है? देखिएगा, स्वीकार किए गए नियम के अनुसार वस्तुओं को जो आप अंक देते हो वो क्या कहलाता है? क्या वो मापन कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है या आंकलन कहलाता है? हर विकल्प पर चर्चा करते हैं। आंकलन में क्या होता है? आंकलन में तथ्यों को संकलित किया जाता है, संकलित करके निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष निकालना, तथ्यों को संकलित करके निष्कर्ष निकालना क्या कहलाता है? आंकलन। तो यहां तो अंक प्रदान करना कहलाता है, ये तो क्या हो गया? गलत। यदि क्रियात्मक अनुसंधान की यदि बात करते हो तो इसमें क्या है? विद्यालय को या विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाना, ये क्रियात्मक अनुसंधान है। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पर भी अंक को लेकर कोई बात नहीं है। फिर देखिए, मूल्यांकन में क्या होता है? एक बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, इसका क्या करना? इसका एक तरह से व्यवहारगत परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो एक तरह से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का संबंध किससे है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये मूल्यांकन में आता है। एक तरह से मूल्यांकन क्या है? निर्णय करना है, निर्णय करना है। तो बिल्कुल यहां पर वस्तु, जब भी किसी भी वस्तु घटना को संख्या दी जाएगी, अंक दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? मापन ही कहलाएगा। तो बिल्कुल ये परिभाषाओं से तोड़कर सवाल पूछा गया। इस दृष्टि से ए विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। हर विकल्प पर चर्चा की है। बिल्कुल साथियों, मैं दोबारा आपको एक बार और पुनः कह रहा हूं, उदयपुर का ये सृजी स्टडी सेंटर ही है एक ऐसी जगह जहां मैं खुद सिकवाल सर हर विकल्प पर आपसे चर्चा करता हूं, ताकि आपके फंडामेंटल क्या हो जाए साथियों? क्लियर हो जाए। हमारा उद्देश्य केवल आपकी क्या सफलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? बाल संरक्षण आयोग अधिनियम पारित हुआ है। कहने का तात्पर्य, बाल संरक्षण अधिनियम आयोग कब पारित किया गया? क्या 2006 में किया, 2004 में किया, 1986 में किया या 2005 में किया? देखिए, यहां पर भी हर विकल्प पर चर्चा कीजिएगा। 2005 में तो एनसीएम पारित हुआ, एनसीएम 2005 पारित हुआ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हुई थी। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और 2006 में किसी तरह का एजुकेशन को लेकर चर्चा नहीं। 2004 में हालांकि कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आरपीएससी मेथड को लागू 2004 के अंदर शुरुआती दौर पर किया गया था। तो अब यहां सवाल पूछा गया बाल संरक्षण आयोग। तो ये बाल संरक्षण आयोग की भी हम बात करें तो ये अधिनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पारित किया गया। इसका मतलब 1986 विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। सी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल ये अप्लाइड क्वेश्चन है। देखिए,
कर्तिका प्राय घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन स्कूल में वे काफी बात करती है। कर्तिका नाम की कोई बालिका है जो स्कूल में ज्यादा बात करती है, घर पर नहीं करती है। कारण क्या कर्तिका विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है या उसके विचारों को महत्व दिया जाता है विद्यालय में, इसलिए ऐसा करती है? नंबर 2, क्या कर्तिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो विद्यालय में ज्यादा बात करती है? तीसरा ऑप्शन, विद्यालय में प्राय बच्चों को खूब बात करने का अवसर दिया जाता है, विद्यालय ये कहता है कि आप तो यहां आके बातें करो। नंबर 3, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। क्या शिक्षक चाहते हैं कि विद्यालय में बच्चा खूब बात करे? देखिए, कर्तिका प्राय घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन स्कूल में वह काफी बात करती। इसका कारण कौन सा है? यदि आप भी सोचते हो कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो शिक्षक इस तरह की कोई मांग नहीं कहता कि बच्चा विद्यालय में आकर बात करे। बात नहीं करे, बल्कि वो ज्ञान प्राप्त करे, विचारों का आदान प्रदान करे, ये जरूर कहता है, बातें करने के लिए नहीं कहता। तीसरा, विद्यालय प्राय बच्चों को खूब बात करने के का अवसर देता है। अगर वो खूब बात करने का अवसर देगा तो पाठ्यक्रम कब करवाएगा? तो ये भी विकल्प सी भी क्या हो गया? गलत। और डी भी क्या हो गया? गलत। बी ऑप्शन कहता है कि कर्तिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कोई बच्चा ऐसा भी है कि जिसको अपना घर पसंद नहीं? असंभव है। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। नंबर 1, कर्तिका विचारों को विद्यालय में क्या दी जा रही? मान्यता दी जा रही। उसकी बातों को सुना जाता है, उसके बाद उसकी कोई समस्या होती, उस पर चर्चा की जाती है। तो इस दृष्टि से ए विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा साथियों, ए विकल्प बिल्कुल सही। ये अप्लाइड क्वेश्चन है जो दिमाग की ग्रंथि के आधार पर आपकी सोच डेवलपमेंट करने के लिए कहती है कि आप विचार कीजिए कौन सा कथन सर्वोपरि हो सकता है। तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सुनिए, समझिए और उत्तर दीजिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको दिया गया? कोई भी बच्चा इस संसार के बारे में, इस दुनिया के बारे में अपनी समझ को विकसित करना चाहता है, तो इसका श्रेय किसको दिया गया? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको दिया गया? क्या स्किनर को? यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्किनर ने क्रिया प्रसूत को महत्व दिया था। किसको महत्व दिया था? क्रिया प्रसूत को महत्व दिया था, सर्जन को लेकर किसी तरह की बात नहीं की थी। यदि आप सोचते हो कोलबर्ग, तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि इसने नैतिक विकास को लेकर बात कही थी। नैतिक विकास को लेकर, सर्जनता को लेकर किसी तरह का बात नहीं की। यदि आप उत्तर पावलो देते हो तो यह विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही नहीं है। पावलो ने तो शास्त्रीय अनुबंधन की बात कही, शास्त्रीय अनुबंधन की। तो आप समझ गए होंगे साथियों आखिर विकल्प कौन सा सही हो रहा। पियाजे ने ज्ञानात्मक पक्ष को लेकर बात कही, और ज्ञानात्मक पक्ष में भी वो क्या कर रहा? समझ यानी नॉलेज की बात कर रहा है, सर्जन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सर्जन को लेकर बात कर रहा। तो इस दृष्टि से बी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा सही। ये पियाजे जो है इसको पिंगट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं पियाजे को? पिंगट पौधे भी कहते हैं। एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष को लेकर चर्चा की और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत का उल्लेख जीन पियाजे की पुस्तक बाल चिंतन की भाषा में मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 काफी महत्वपूर्ण है, सोचिएगा, समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है।
सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का स्थान क्या हो सकता है? ये 4 विकल्प है। नंबर 1, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पेना बनाती है, पेना यानी बारीक। अधिगम की प्रक्रिया में क्या सीखना में अभिप्रेरणा विद्यार्थियों की सूक्ष्म दृष्टि को पेना बनाती है? क्या नहीं बनाती। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है? बिल्कुल करती है। पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है? क्या अभिप्रेरणा यह कहती है कि पिछला सीखा है वो भूल जाओ? नहीं कहती। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। विद्यार्थियों को एक ही दिशा में सोचने योग्य बनाती है कि एक ही दृष्टि से सोचो? नहीं। तो यह भी क्या हो गया? गलत। तो यह अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? यह बताती कि विद्यार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास, क्योंकि अभिप्रेरणा ही विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो बी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा आखिर बी विकल्प क्यों सही हुआ, क्योंकि अभिप्रेरणा का सीखने में क्या स्थान है, इस चीज को लेकर प्रश्न पूछा गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपको एक बिल्कुल एक एड दिखाई दे रहा है कि शिक्षक भर्ती रिट का फ्री डेमो क्लास 30 अगस्त को है। टाइमिंग 11 बजे है। कहां पर है? मैं खुद उसमें मौजूद रहूंगा। वो है आपका उदयपुर का सिरजी स्टडी सेंटर, जहां पर साथियों इतनी सारी फैकल्टी आपको वहां उपलब्ध रहेगी। और ये इतनी सारी फैकल्टी आपको प्रत्येक विषय के विषय विशेषज्ञ है। साथियों मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत है जो मैथ्स के जादूगर कहे जाते हैं, बिल्कुल, जिनका नाम मनीष सर है। और ये पिछले काफी वर्षों से मैथमेटिक्स को उंगलियों पर बच्चों को याद कराते हैं। बाकी मेरे नाम से आप अच्छे से परिचित हो। मैं खुद शिक्षक मनोविज्ञान विषय को लेकर आपसे सदैव कई कोचिंगों में रूबरू हुआ भी हूं, और वागड़ की तरह से मेरा बहुत ही गहरा नाता है। और उदयपुर जो कि झीलों की नगरी है, इसमें पिछले काफी वर्षों से मैं आ रहा हूं। बिल्कुल साथियों, तो रिक्त का जो फ्री डेमो क्लास है तो उसका आनंद लीजिए। इतनी सारी टीम, जिसमें भावेश सर, सत्येंद्र सर, भावेश सर, अनिल सर और कैलाश चौबीसा सर जो हिंदी के विषय विशेषज्ञ, ये काफी लंबे वर्षों से काफी समय तक मेरे साथ भी पढ़ाए हुए हैं। इसके अलावा तन्वी मैडम और हेमेंद्र सर, तो इतनी बढ़िया टीम है जिसका फ्री डेमो आपको 30 अगस्त को मिलेगा 11 बजे। कहां पर? उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। उक्त कथन का संबंध है। जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है, तो इस कथन का संबंध किससे होगा? बिल्कुल ये व्यवहार पर आधारित अप्लाइड क्वेश्चन है। क्या इसका संबंध बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है? देखो बात क्या हो रही, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा क्या है? बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि को लेकर बात हो रही है। अगर आप ये सोचते हो तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या बुद्धि के पक्ष को लेकर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। ये तो समझ नहीं बात। कोई कह रहा है, कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं पुरुष हूं, हम स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है, तो ये उस व्यक्ति के क्या हो सकते, विचार हो सकते। तो यहां बुद्धि के विभिन्न पक्षों को लेकर चर्चा नहीं हुई, इसलिए ये विकल्प क्या हुआ? गलत। यदि आप सोचते हो व्यवहार के प्रदर्शन है तो हाँ, ये थोड़ा सा लगता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार का प्रदर्शन हो सकता है। तीसरा, सैद्धांतिकता के अनुरूप। बिल्कुल सैद्धांतिकता के अनुरूप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कार्य और कारण में, यहां पर कोई कारण नहीं, केवल उस व्यक्ति के विचार है। तो ये विकल्प क्या हो गया?
गलत। और तीसरा है, चौथा है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यहां दोनों में से एक क्या सही? देखिएगा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन का संबंध क्या है? ये एक तरह से पुरुष की क्या है, एक धारणा है, और वो भी कौन सी? पूर्वाग्रह से ग्रसित धारणा है। इसलिए डी विकल्प क्या माना जाएगा? सही। व्यवहार में इस तरह की बात नहीं होती साथियों, तो डी विकल्प बिल्कुल है। एक पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति ये कह सकता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये तो केवल उसकी क्या है, पूर्वाग्रस्त होने के कारण उसका धारणा हो गई उस व्यक्ति की ऐसी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिएगा, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों हेतु निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? देखिए, बात हो रही प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालय के बालकों को लेकर बात हो रही। देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के हेतु निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? क्या वीडियो के अनुरूपण को, या प्रदर्शन को, या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या सभी? सोचिए, उत्तर दीजिए। बिल्कुल आज की मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो 29 है, बिल्कुल जानदार, शानदार और मानदार है, और आपका सिलेक्शन करने दार है। देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए वीडियो का अनुरूपण। प्राथमिक विद्यालय में वीडियो का कोई औचित्य नहीं है। यदि आप प्रदर्शन करोगे तो हो सकता बच्चा उस प्रदर्शन को भी महत्व नहीं दे, लेकिन स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव काफी क्या होगा साथियों? सार्थक होगा। सभी विकल्प होगा नहीं, तो सी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके मोबाइल की पटल पर देखिएगा, क्या कहता है? निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये अगर आप उत्तर गलत देते हो तो सोचिएगा, आपकी तैयारी का स्तर आप खुद सोचिए, आंकलन कीजिए कि आकार बढ़ने का अर्थ क्या है। आकार बढ़ना यानी शारीरिक क्षेत्र में क्या है? परिवर्तन करना, और जहां शारीरिक परिवर्तन है वहां क्या है? अभिवृद्धि है। तो बिल्कुल ऑप्शन सोचिए, है क्या ये ऑप्शन? तो आकार बढ़ना क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाती है। ए विकल्प क्या है? सही। परिपक्वता का अर्थ क्या है? विकास है, और विकास क्या है? पूर्णता का प्रतीक है। उन्नयन मतलब उन्नति है। तो ये तीनों ही क्या हो गए? गलत, और ए विकल्प क्या हो गया? सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। आप भी सोच रहे होंगे, काफी समय से एक ही कलर का प्रयोग कर रहे हैं। क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। बहुत ही इजी परिभाषा से यह सवाल पूछा है। किसी भी क्रिया को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोचिए, क्या अधिगम है? किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना अधिगम कहलाता है। अधिगम तो व्यवहार में क्या है? स्थायी परिवर्तन है साथियों। तो पहला विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। फिर दो है आपके सामने। समन्वय, इसका संबंध समन्वयशीलता से है। कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखने से नहीं। सर्जना, इसका संबंध रचनात्मकता से है। तो ये भी क्या हो गया? गलत। बचा कौन? अभिप्रेरणा को लेकर एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है गुड। शक्कर के अनुसार नहीं है, गुड के अनुसार। गुड ने ही कहा
किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियंत्रित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। तो बी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल क्या है? सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? सोचिए। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि संरचना मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? कौन सा आयाम नहीं है? देखिए, बुद्धि संरचना मॉडल, शब्द क्या आ रहा है? बुद्धि संरचना मॉडल। ये कब दिया गया? 1967 में दिया गया। बुद्धि के कितने आयाम बताए? देने वाला कौन था? गिलफोर्ड। कौन था? गिलफोर्ड। इसने बुद्धि के कितने आयाम बताए? 3। कौन कौन से? प्रक्रिया बताया। प्रक्रिया का ही एक नाम इन्होंने क्या रखा? सक्रिया रखा था। दूसरा आयाम क्या बताया? विषय वस्तु। विषय वस्तु को ही क्या कहा गया? विषय वस्तु को ही अंत्य वस्तु कहा गया, अंत्य वस्तु। फिर तीसरा परिणाम बताया। क्या बताया? परिणाम या उत्पाद। तो ये 3 आयाम। अब सोचिए, इन 3 आयामों के अलावा यदि और कोई आयाम है, वो गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल से नहीं होगा। तो सक्रिया है, बिल्कुल है, विषय वस्तु भी है, परिणाम और उत्पाद भी है। तो 3 तो ये है, इसलिए ये तो विकल्प नहीं है। क्या पूछ रहा? कौन सा आयाम नहीं है? तो विशिष्ट तत्व नाम का आयाम नहीं है गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल साथियों, मैं इत्मीनान के साथ प्रश्नोत्तरी को चलायमान रखा हूं हर तथ्य पर, ताकि चर्चा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है, अपनी असफलता का कारण शिक्षक का पक्षपात व्यवहार बताता है। इसके लिए वे किस रक्षा युक्ति का प्रयोग करता है? देखिएगा, यह रक्षा युक्ति से सवाल आया हुआ। किससे? रक्षा युक्ति। और कौन सी रक्षा युक्ति? समायोजन की रक्षा युक्ति से सवाल है। देखिए, रक्षा युक्ति 4 प्रकार की है समायोजन में। कितने प्रकार की? 4। प्रत्यक्ष, फिर अप्रत्यक्ष, उसके बाद क्षतिपूर्ति, और उसके बाद आक्रमणकारी। कौन सा कार्य? आक्रमणकारी। तो 4 रक्षा युक्ति है। और ये जो सवाल पूछा गया, इन 4 रक्षा युक्तियों में से सबसे पहला प्रक्षेपण है, फिर क्षतिपूर्ति, आक्रमणकारी और विस्थापन। देखिएगा, ये विस्थापन और प्रक्षेपण ये अप्रत्यक्ष में है। एक तो विस्थापन और एक क्या है? प्रक्षेपण। ये किस में आ गई? आपके अप्रत्यक्ष में आ गई। ठीक है, अब अपन चारों पर चर्चा करते हैं। एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है और वो असफल हो जाता है, तो इस असफलता का कारण शिक्षक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, इस चीज को वो कहता है। तो इस तरह का यदि वो बालक कहता है, तो वो समायोजन करने के लिए किस तंत्र का प्रयोग कर रहा है, यह प्रश्न है। देखिएगा, विस्थापन में क्या होता है? व्यक्ति समायोजित होने के लिए अपनों से जो छोटे हैं उनका चयन करता है। जैसे शिक्षक के डांटने पर घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को पीटता है, तो वो क्या कहलाता है? विस्थापन। तो यहां पर तो इस तरह का कोई चीज है ही नहीं। आक्रमणकारी में व्यक्ति कोपिंग व्यवहार दिखाता है। कोपिंग व्यवहार का मतलब क्या होता है साथियों? क्रोधित व्यवहार दिखाता है। तो यहां पर किसी तरह का क्रोध दिखा रहा? नहीं दिखा रहा, तो यह विकल्प भी नहीं है। क्षतिपूर्ति में क्या होता है? एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करना। विकलांग बच्चा है, खेल में प्रथम नहीं आ सकता, तो वो क्या करता है? पढ़ाई में प्रथम आता है। छोटे कद की लड़की है, तो क्षतिपूर्ति क्या कर रही? ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर
अपने आप को सम्मिलित रखती, तो एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करना कहलाता है। तो ये भी नहीं। प्रक्षेपण का अर्थ ही क्या है? आरोपण। और यहां पर वो बच्चा क्या कर रहा है? टीचर पर आरोप लगा रहा है कि टीचर का पक्षपात व्यवहार रहा, इसलिए मैं असफल हो गया। जबकि वास्तविकता तो ये थी कि खुद ने तो मेहनत ही नहीं की और आरोप किस पर लगा रहा है? टीचर पर लगा रहा है। तो बिल्कुल ए विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो क्यों ऐसा ही हुआ? हर तथ्य पर हमने क्या की? चर्चा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम सिफारिश किसने की? माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित हो, इसकी सिफारिश किसने की है? सुझाव किसने दिया है? देखिए एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है, प्रयोगशाला को लेकर चर्चा नहीं हुई है। तो ये विकल्प तो क्या हो गया? गलत। कोठारी आयोग में कुछ शर्तों को लेकर बातें हुई, शर्तों को लेकर, लेकिन प्रयोगशाला को लेकर किसी तरह का कोई बात नहीं हुई। वुड घोषणा पत्र में भी कुछ घोषणाएं थी, लेकिन प्रयोगशाला को लेकर बात नहीं हुई। तो बचा कौन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की थी, इसमें प्रयोगशाला को लेकर क्या हुई? स्थापित करने की सिफारिश हुई थी। तो सी विकल्प साथियों क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है? कारण सहित मैंने आपसे क्या की? चर्चा की। तो आपको पता पड़ गया होगा आखिर माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित हो, इस चीज को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस सुझाव को रखा गया। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोयोगात्मक नहीं है? बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इनमें से बालक की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो मनोयोगात्मक नहीं है, मनोयोग पर आधारित नहीं है? तो देखिएगा, गेंद फेंकना, खेलना, लिखना, यह मनोयोगात्मक क्या है? ये तीनों ही प्रक्रिया है, सोचना नहीं है। तो ये क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कौन सी नहीं है? मनोयोगात्मक जो प्रक्रिया है वो क्या है? सोचना है। ये केवल क्या है? मानसिक प्रक्रिया कहलाती। तो ए विकल्प सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा और उत्तर दीजिएगा। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को मानता है क्या? कौशल मानता है, क्या प्रवृत्ति मानता है, या विशेषता मानता है, या विज्ञान मानता है? देखिएगा, व्यवहारवादी जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने मनोविज्ञान को क्या माना था? मनोविज्ञान को माना था कार्य व कारण में संबंध। और जहां कार्य और कारण में संबंध है वहां क्या है साथियों? तर्क है। और जहां तर्क है वहां साइंस है, और जहां साइंस है उसे विज्ञान कहा गया। तो बिल्कुल डी विकल्प क्या हो रहा है? सही। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को कभी विशेषता नहीं मानता, ना कोई प्रवृत्ति मानता, ना किसी कौशल को लेकर चर्चा करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, वातावरण में बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसने कहा? बिल्कुल ये वातावरण को लेकर प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस प्रश्न में ही वातावरण है और ये परिभाषा है जिस शख्स ने दी वातावरण को लेकर, उस शख्स का क्या नाम है? देखिएगा, वुडवर्ड तो यह कहता है वातावरण से मेरा अभिप्राय बालक के जन्म के समय, जीवन प्रारंभ करते समय से ही जो परिस्थितियां प्रभावित करती है वो क्या कहलाती? वातावरण कहलाती है। तो ये कथन तो होगा नहीं।
जॉन लॉक ने कहा शिशु का मस्तिष्क और एक कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखे जाते हैं, तो यह कथन भी होगा नहीं। मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान हमारे आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है साथियों, तो यह कथन भी होगा नहीं। तो बचा कौन? रास ही वो शख्स है साथियों जिसने ये कहा वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें सर्वाधिक क्या करती है? प्रभावित करती है। तो इस कथन के जो प्रतिपादक है वो कौन है? रॉस महोदय है साहब, रॉस महोदय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, दो बच्चे हैं लेकिन दोनों में समान मानसिक योग्यता नहीं है। यह बात किसने कही? क्रो एंड क्रो ने नहीं कही, किलप्रैक्टिक ने नहीं की, कोलब्रुक ने नहीं की, तो किसने कहा? हरलोक ने यह बात कही। किलप्रैक्टिक ने क्या कहा फिर? किलप्रैक्टिक जिसने परियोजना विधि दी थी, जिसने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, इसने देखा जाए किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा। किशोरावस्था को क्या कहा? किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, यह बात कही। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा। 20वीं शताब्दी शिशु शताब्दी है, शिशु शताब्दी, ये बात कही। और कोलब्रुक किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगों में परिवर्तन से है, ये बात कही। तो बचा कौन? हरलोक की वो शख्सियत है साथियों जिन्होंने दो बालकों को समान मानसिक योग्यता नहीं होती, ये बात कही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? बिल्कुल साथियों, आज के सेशन का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 20वां। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कारक है जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? तो अधिगम की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, पहले यह सोचिएगा। अगर ये उत्तर आप दोगे तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, ये निश्चित रूप से आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो देखिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें तो कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं साथियों? थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा आनंद भी लेते हैं। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक अभिप्रेरणा है, फिर विषय वस्तु है, उसके अलावा विधि है, मेथड, उसके अलावा इच्छा शक्ति है, इसके अलावा परिपक्वता है, इसके अलावा अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक अभिप्रेरणा भी हो गया, स्वयं की इच्छा शक्ति भी हो गई, विषय वस्तु भी हो गई, परिपक्वता भी हो गई। इसके अलावा फिर बुद्धि भी आ गई, उसके अलावा आयु भी आ गई, और यदि अपन देखते हैं शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी आ गया, यह भी सीखने को प्रभावित करती है। इसके अलावा थकान भी आ गई, क्योंकि थके हुए व्यक्ति को कोई भी नहीं सिखा सकता। फिर
वातावरण भी आ गया, ये भी सीखने को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो लगभग 10 कारक आ गए। अब सोचिए यहां 4 ऑप्शन में से कौन सा कारक मिलता है, जो नहीं मिलेगा वो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, नहीं होगा। देखो प्रेरणा है बिल्कुल, वर्ष 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 नहीं है, विधि भी है और इच्छा शक्ति भी है। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गए, गलत हो गए। तो कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता, बी जो है वर्ष साल महीने, ये अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते। तो बिल्कुल साथियों, आज जो आपने और मैंने दोनों ने मिलकर मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो 29 को बिल्कुल प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। तो बिल्कुल ये भावी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपके स्वयं का आंकलन के लिए ये मेरा प्रयास था। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है साथियों, तो निश्चित इसे शेयर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा। तब तक साथियों आप अपना ख्याल भी रखोगे। इसके अलावा निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि सिरजी स्टडी सेंटर का जो हमारा परिवार है, इसका हमारा एकमात्र उद्देश्य है साथियों आपकी सफलता। मैं हर वीडियो में यह कहता हूं, आपकी सफलता ही हमारी सफलता का आधार होगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।